Hello everyone, welcome to JimsOrbit. I am Ashutosh Mishra and today we are going to discuss the first chapter from your book First Flight. The chapter is Dust of Snow written by Robert Frost. This is the first chapter from the poetry section. So in this video we are going to see the detailed explanation of this poem as well as the literary aspects of this poem along with the probable question and answer from this chapter. So please do watch till the end of this video. Let's have a look to the brief introduction of the author. As you can see here, the author is Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो आपको ही इज़ एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट. ही बिलोंग्स टू अमेरिका. हाउएवर इन लैटर पीरियड ऑफ हिज लाइफ ही सेटल्ड इन लंदन और ही सेटल्ड डाउन इन ब्रिटेन. ही इज़ अ 20th century poet that is he belongs to modern age. 20th century कहने का जो मतलब है it is from 1900 to 1999. This is the period that you consider 20th century. सो ही बिलोंग्स टू मॉडर्न एज. बहुत ज़्यादा पुराने पोएट नहीं हैं. एंड द बेसिक थीम्स डैट ही डील विथ वॉज यूथ, फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड नेचर. ज़्यादातर इनकी जो पोएम होती हैं इट belongs to the life of youth as well as the philosophy of life. Along with he also talks about the nature also. Some of the famous poem of Robert Frost is The Road Not Taken, Dust of Snow, Fire and Ice and Stopping by Woods on a Snowy Evening. इसमें से ज़्यादातर जो पोएम है उसके नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे बिकॉज द रोड नॉट टेकन हैज़ बीन स्टडीड बाय यू इन द क्लास 9th. Dust of Snow is we are studying today or we will study now. Now here Fire and Ice is the next chapter that we are going to deal with. It is also in your syllabus. Stopping by Woods on a Snowy Evening is also a very famous poem written by Robert Frost. अगर आप आगे 11th 12th के शायद CBSE के करिकुलम में है या फिर ग्रेजुएशन के करिकुलम में तो है. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेरी फेमस पोएट. उनका जो बेसिक थीम होता था वो लाइफ के फिलॉसफी से रिलेटेड कि आपको लाइफ में क्या कैसे करना चाहिए और यूथ से द यंग पीपल लाइक यू कि और नेचर का एस्पेक्ट्स उसमें होता था कि कहीं से कहीं बहुत सारी चीज़ें वो आपको बहुत कम शब्दों में ही राइट्स वेरी सिंपल बट एज ही ऑलवेज से दैट सिंपल थिंग्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस. बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के भी जो मायने हैं वो बहुत बड़े होते हैं. सो इन हिज पोइट्री ऑल्सो वी गेट टू सी डैट कि बहुत छोटी सी बात, बहुत सिंपल बात बट इट कंटेन्स सम वेरी डीप मीनिंग एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज पोइट्री और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज पोएम्स. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखना कि ही इज़ एन अमेरिकन पोइट. वो ब्रिटिश नहीं थे, अमेरिकन थे. हालांकि बाद में वो ब्रिटेन में शिटल हो गए थे बट स्टिल ही इज़ एन अमेरिकन पोइट. ही इज़ कंसिडर्ड एज एन अमेरिकन पोइट. सो लेट्स सी आवर पोएम दैट इज Dust of Snow. I will just read out the poem for you first of all. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. As you can see here, this is a very short poem, just of 8 lines, and the lines are very short. आप देख सकते हो बहुत छोटी पोएम है, जस्ट ऑफ 8 लाइन्स, जस्ट ऑफ 2 स्टैंजा एंड यू विल सी देयर विल बी नो कॉमा, नो एपिस्ट्रॉफी, नो एक्सक्लेमेशन. सो कोई भी ऐसा एक्सक्लेमेशन, कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क है वो कहीं नहीं इस्तेमाल किया गया है. सो इट इज जस्ट अ पोइट्री ऑफ ए सिंगल सेंटेंस. पूरी की पूरी पोएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट लुक एट द लिटरल मीनिंग ऑफ द पोएम. बहुत आसान है बट द पोइट हैज़ ऑलवेज समथिंग मोर टू से, उसको हम आगे समझेंगे. द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट द पोइट इज गोइंग समवेयर and it is the crow which is shook down on him, the dust of snow from a hemlock tree. As you can see here in the picture that I have put in कि एक क्रो है जो किसी हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है एंड ही सुक्स डाउन, ही डज सम मूवमेंट एंड फ्रॉम विच द डस्ट ऑफ स्नो फॉल अपॉन द पोएट. तो बहुत ही सिंपल सा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि पोएट कहीं जा रहे हैं एंड टू इमेजरी हैज़ बिन यूज्ड, टू सिम्बॉल्स हैज़ बिन यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. These two symbols are crow as well as hemlock tree.
इसको हम आगे देखेंगे कि इनके मतलब क्या है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और आमतौर पे पोइट्री में हेमलॉक ट्री जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द राइटर और पोएट्स जनरली यूज कोकोनट ट्री और सम ब्यूटीफुल ट्रीज और प्लांट्स, बट हेमलॉक ट्री इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड पॉइजनस एज वेल एज इट इज नॉट सो ब्यूटीफुल, तो जनरली यूज नहीं किया जाता है। सिमिलरली क्रो का भी जो है वो पोइट्री में आपको बहुत रेयर यूज मिलेगा, बिकॉज क्रो इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी not a good sign, और इट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड ए बैड साइन। तो ये इमेजिनरी एक बैड साइन क्रिएट करता है, एक melancholic मूड ऑफ सैडनेस हैज बीन क्रिएटेड by these two things, that is the crow and a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rude simply means held in regret. So the poet is going somewhere. His mood is not fine. He's suffering some problems or some mental problems, you can say, or he is being असेम्ड और ही इज समहाउ वरिड। तो किसी तरीके से उनका मूड जो है वो ठीक नहीं है। ही इज गोइंग, बगल में कोई हेमलॉक ट्री है जिसपे कोई क्रो बैठा है। ही डज सम मूवमेंट और उससे वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, हाउएवर डस्ट भी जो है इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव वर्ड, अगर आप ध्यान से समझे तो। ही कैन ऑल्सो, द पोइट कैन ऑल्सो से द पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो का डस्ट नहीं होता है, नोबडी कॉल जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस है, ब्रिटेन में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो उसको कोई डस्ट नहीं कहता है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। पोइट का एक कोई स्पेसिफिक पर्पस है कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है उसको वो डस्ट कह रहे हैं। तो वही वो कहते हैं कि वो डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डेट आइस और डेट स्नो जो है वो उनके ऊपर गिरता है, एंड दैट कूलनेस वो जो है उनका मूड चेंज कर देता है। और उनका जो दिन, जो एक खराब दिन जा रहा था, इट वॉज जस्ट ए बैड डे फॉर पोइट, दैट डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस हिज मूड। तो ये कैसे होता है? दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। यही मीनिंग है कि वो कहीं जा रहे हैं, क्रो कुछ मूवमेंट करता है, हेमलॉक ट्री पे बैठा है, एंड चूंकि उसका डस्ट जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिरते हैं, एंड हिज मूड इज चेंज। उनका मूड पहले अच्छा नहीं था, नाउ ही हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे दैट ही हैज ऑलरेडी रूड और हेल्ड इन रिग्रेट, जो उन्होंने अफसोस में बिता दिया था। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। नाउ वी विल लुक एट द explanation of this poem, or we will try to find out some hidden meaning. As I always say that whenever you study poetry, you must try to find out, you must read between the lines, so what is the hidden meaning of this poem, or what is the extended meaning of this poem. So I will just explain it to a stanza by stanza. As you can see here, the first stanza is, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So in the first stanza you can see three words, that is crow, hemlock and dust. These three words set a melancholic mood, or set a mood of sadness. As well as nature is something which is considered to be beautiful, but there are some things in nature which are not considered to be as pious or as beautiful as the other things, but the poet has intentionally chosen such things which are not pious or which are not supposed to be beautiful. तो जानबूझ करके पोइट ने ऐसा चुना है। ही व्हाट डज ही वांट्स टू कन्वे फ्रॉम चूजिंग दीज थ्री सिंबल्स, दैट इज क्रो, हेमलॉक एंड डस्ट। ये तीन सिंबल चुन करके पोइट आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, और व्हाट डज द पोइट इज ट्राइंग। सो द पोइट इज ट्राइंग टू ब्रेक द रिजिड व्यूज, कि हमारे जो रिजिड व्यूज हैं, कि हमने क्या कर रखा है कि इफ ए सपोज कीजिए कि अगर कोई कैट, आप जा रहे हो कहीं और कोई कैट, कोई बिल्ली आपका रास्ता काटती है, तो यू जस्ट स्टे देयर, क्योंकि आपके माइंड में ये डाला गया है। और काली बिल्ली काट दे तब तो और, कि इट इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर यू, अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो अच्छा नहीं होगा। तो जबकि इट इज ऑल्सो एनिमल, वही कोई गाय आपका अगर रास्ता काटे तो यू विल नॉट स्टॉप देयर। तो देयर आर सम रिडिस व्यूज, देयर आर सम प्रेजुडिस दैट हैज बिन इंसर्टेड इन आवर माइंड। तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हमारे हम तक पहुंचाए जाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है,
और ये चीज, बट द पोइट इज ट्राइंग टू ब्रेक द रिजिड व्यूज डेट वी हैव, तो वो उसको ब्रेक करना चाहते हैं। उसके साथ ही वो एक और चीज जो इसमें सो यू कैन सी हियर द थ्री सिंबल्स डेट इज क्रो, हेमलॉक एंड डस्ट, ये आपको काफी क्लियर होगा। नाउ वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग इन नेचर इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ जॉय। तो नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ब्यूटीफुल हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो उनके हार्ट को चेंज ऑफ मूड कैसे क्रिएट होता है, बिकॉज ऑफ द क्रो, बिकॉज ऑफ द हेमलॉक ट्री एंड बिकॉज ऑफ दैट डस्ट ऑफ स्नो। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर ब्यूटिफुल इन द परसेप्शन ऑफ द पोएट। तो वो कहीं ना कहीं ये भी साबित करना चाहते हैं कि लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो चेंज द परसेप्शन एंड नेचर इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ जॉय। सारी चीजें, ऑल थिंग्स, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, सारी चीजें, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इज टू ब्यूटिफुल, इज ऑलवेज अ सोर्स ऑफ जॉय। किसी भी चीज, नेचर कभी बुरा हो ही नहीं सकता, वो ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एज वेल एज इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर परसेप्शन, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे ले रहे हैं। सो आखिरी लाइन और आखिरी स्टैंजा में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू ए इमोशनल और सेंटिमेंटल लॉस, और किसी वजह से आपका मूड अगर खराब हो गया है, तो देर इज नो नीड टू रूड और टू लूज द होल डे, और पूरा दिन आप जो है वो उसी बेकार मूड में बिता दो। सो इट वॉज जस्ट ए बैड डे एंड यू शुड मूव ऑन, तो आपको उससे मूव ऑन करना चाहिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो द पोएट इज ट्राइंग टू ब्रेक द रिजिड व्यूज that has been created in your mind, and as well as you must know that little things can also change perception, as well as nature is a source of joy. I have written all the points here, you must note it down, and as well as not to go through the emotional or sentimental loss just because of a bad day. अगर आपका एक दिन बुरा चल जा रहा है, तो you should have a good day on the other day. So this is what poet wants to say or poet want to convey. Now moving on to the next part of the poem, in which we see the literary aspects of the poem. देखिए, आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो लिटरेरी एस्पेक्ट से भी खूब आते हैं। द एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको राइम स्कीम, सिंबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। सो फर्स्ट वी विल लुक एट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। You can see here the way a crow struck down on me, the dust of snow. The word crow and snow are rhyming, as well as me and tree. Here you can see heart and part, and here you can see mood and root. So the rhyme scheme of the poetry would be A B। फर्स्ट अगर आप क्रो को A लिख लेते हो एंड मी को B लिख लेते हो, एज वेल एज डस्ट ऑफ स्नो में स्नो को फिर से, क्योंकि इट इज राइमिंग विथ क्रो तो वो A ही हो जाएगा, एंड फिर ट्री इज राइमिंग विथ मी तो वो B हो जाएगा। सो द फर्स्ट स्टैंजा, द राइम स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा इज A B। Similarly, the rhyme scheme of second stanza is C D। So the entire rhyme scheme of the poem is A B C D। So I hope you understand the rhyme scheme of the poem. राइम स्कीम का मतलब सिंपली ये होता है कि इट इज द पैटर्न ऑफ राइम, और किस तरीके से पोएम में राइमिंग हो रही है वो आपको देखना होता है। सेकेंड लिटरेरी एस्पेक्ट, एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है इस पोएम में जिसको हम सिंबॉलिज्म कहते हैं। मतलब किसी भी या तो आप किसी थिंग को या फिर कोई नेचर का ऑब्जेक्ट हो, उसका इस्तेमाल करके, उसको सिंबलाइज करके यू वांट टू से मच मोर, तो वो पोइट ने इस्तेमाल किया है। 3 सिंबल्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल because hemlock tree is something which is poisonous and generally it is not used in the poem, or generally it is not used by the poets. Crow is also similarly, generally it is not used. Generally poets used which of the if a poet have to use, or if a poet has to use a bird, he will definitely use cuckoo as well as parrot, some bird which is pretty.
Crow is not considered to be a pretty bird, but here the poet has used dust. इसी तरीके से उन्होंने जो tiny particles of snow है उसको dust लिखा है. All these things has been done intentionally. ये जानबूझ करके लिखा गया है to create an impact on the reader, कि वो उसको समझे, जो भी उसको पोइट्री को पढ़ रहा है वो उसका ध्यान आकर्षित हो, वो उसको समझे कि पोइट कहना क्या चाहता है, किसी तरीके से वो ध्यान. सिंबॉलिज्म क्या होता है, तो किसी भी चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई ट्री हो या कोई चीज हो, उसके जरिए पोइट अगर कुछ स्पेसिफिकली सिंबलाइज करना चाहे तो all these three symbols has been used to set up a melancholic mood as well as to change the perception of the reader. Next part आपका क्या है कि we can see here enjambment, T-M-E-N-T. इंजैबमेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि यू विल नॉट सी अ सिंगल कॉमा एज वेल एज जस्ट फुल स्टॉप इज इन द लास्ट लाइन, और कोई भी पंक्चुएशन मार्क कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. इट इज़ जस्ट अ फुल स्टॉप, नो कॉमा नो अदर पंक्चुएशन मार्क. तो कुछ भी ना कॉमा ना पंक्चुएशन मार्क, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो इसका मतलब यह है कि द पोएट हैज़ यूज्ड अ लिटरेरी डिवाइस नोन एज इंजैबमेंट. ये आपको पता होना चाहिए कि पोएट ने जो डिवाइस यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं इंजैबमेंट. इंजैबमेंट का मतलब ये है कि द एंटायर पोएम इज ऑफ सिंगल लाइन. वो एक ही लाइन है और एक ही सेंटेंस है, सॉरी नॉट लाइन. It has 8 lines, but it is just a single sentence. So that is known as in literary term is enjambment. तो ये आपको पता होना चाहिए. So now we have discussed the literary aspects of this poem. Rhyme scheme आपको clear है, symbolism आपको clear है, enjambment is also clear to you. So now moving on to the next part of the poem. So कुछ questions हैं जो आपको you must ponder it over. कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. वो नेचर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. सो द फ्रॉस्ट इज प्रेजेंटिंग नेचर एज अ सोर्स ऑफ जॉय इन स्पाइट ही इज यूजिंग समथिंग विच इज नॉट सपोज टू बी पायस और विच इज नॉट सपोज टू बी जॉयफुल. बट वो क्या फ्रॉस्ट क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इन नेचर कैन बी द सोर्स ऑफ जॉय and little thing can also change our perception. तो छोटी छोटी चीजें भी जो हैं वो हमारा परसेप्शन चेंज कर सकती है. और डू यू फाइंड आयरनी इन दिस पोएम. आयरनी समझते हैं आप. आयरनी इज समथिंग की दो डिफरेंट चीज, मतलब डिफरेंट चीज आप नहीं कह सकते. जैसे आयरनी इज समथिंग की, जैसे इस पोएम में क्या हो रहा है, व्हाट इज हेटेड इज प्रूव टू बी द सोर्स ऑफ जॉय. जिस चीज से आप नफरत करते हो पोएट उसके ठीक अपोजिट कर रहा है. वो क्या कर रहा है, उसी हैट्रेड की चीज को इट इज द सोर्स ऑफ जॉय फॉर द पोएट. सो यस वी कैन फाइंड आयरनी इन द पोएम as we can see what is hated proves to be the source of joy. What is hated by a large section of the society or a large section of the people is the source of joy for the poet. So we can find irony in the poem. सो वट इज़ द पोएट ट्राई टू कन्वे थ्रू दिस पोएम. वो क्या कन्वे करना चाहते हैं. फिर वही बात है कि वो पहले तो 3 चीज़ें वो कन्वे करना चाहते हैं. द फर्स्ट थिंग, द पोएट इज ट्राइंग टू ब्रेक द रिजिड व्यूज. सेकेंड, द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे दैट ईच एंड एवरीथिंग इन नेचर इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट जॉय फ्रॉम द नेचर. और वट इज़ द मेन थीम और मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम. तो मेन आइडिया यही है कि वो रिजल्ट व्यूज तोड़ना चाह रहे हैं और नेचर जो है वो एक सोर्स ऑफ जॉय है. एज वेल एज वही चीज़ कि एवरी स्मॉल थिंग हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस. लिटिल थिंग्स कैन ऑल्सो चेंज आवर परसेप्शन. छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज कर सकती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई होंगी. Please do like to our channel JimsOrbit, and for more such videos please do subscribe to the channel. That's all. Have a good day.